हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। मतलब हमारे पास कोई ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से कोई पदार्थ क्या ठोस द्रव में बदल सकता है, या क्या द्रव गैस में बदल सकता है, या क्या गैस वापस द्रव बन सकती है, या क्या द्रव वापस ठोस बन सकता है। हमारी डेली लाइफ में भी हम ऐसी बहुत चीज़ें देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसका। सबसे पहला आंसर होगा भी हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे सपोज़ कीजिए आपने एक पानी का बर्तन लिया और उसको फ्रिज में रख दिया, फ्रीज़र में रख दिया, तो क्या होगा? बर्फ़ बन जाएगा। तो बर्फ़ क्या है? ठोस। और पानी क्या है? द्रव। इसका मतलब क्या है? द्रव से ठोस बना, और उसी बर्फ़ को आप बाहर निकाल कर रूम टेम्परेचर पे रख दो तो वो पानी बन जाएगी। इसका मतलब क्या है? ठोस भी द्रव में बदल रही है। और इसी तरह द्रव से गैस। अब क्या होगा कि अब हमें पता है कि पानी है, जब वो उबलने लगता है तो उसमें से जो धुआं उठ रहा होता है वो क्या होता है? गैस में। मतलब सारा पानी उबलकर उड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी पदार्थ जब अपनी अवस्था बदलता है तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे पहला है टेम्परेचर, तापमान। अब कहते हैं कि तापमान किस हद तक किसी भी पदार्थ को अवस्था बदलने में सहायक होता है। सबसे पहली बात है, ये देखिए, जब तापमान बढ़ेगा, एरो का मतलब है बढ़ना, किसी चीज़ का इंक्रीज होना, कि जब तापमान बढ़ेगा तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो क्या होगा? ठोस किस में बदल जाएगा? द्रव के अंदर। और बर्फ़ रूम टेम्परेचर पे पानी, इसका ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जो बर्फ़ होगी वो पानी में बदल जाएगी। तो जिस तापमान पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाए, मतलब वह तापमान जिस पर कोई भी ठोस अपने द्रव में परिवर्तित हो जाता है या द्रव बन जाता है, उसे इसका गलनांक कहा जाता है। और बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 273.16 के मीन्स केल्विन। इसका ये मेजरमेंट यूनिट होता है 273.16 केल्विन। इस प्रक्रिया को संघनन भी कहा जाता है। बर्फ़ का पानी में बदलना या किसी ठोस का द्रव में बदलना, इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। इसके बाद अब हमें पता है कि हमने पानी को गैस पे रखा, गैस ऑन किया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? पानी उबलने लग जाएगा। तो वायुमंडल में हमारे पास एक ऐसा दाब है जिसमें कोई तापमान, किसी एक प्रॉपर तापमान पर कोई भी द्रव है वो उबलना शुरू कर देता है, उसे उसका क्वथनांक कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन देखिए, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। तो हमारे वायुमंडलीय दाब पर उस तापमान पर जिस पर द्रव उबलने लगता है। जैसे हम जानते हैं कि जो पानी है वो उबलना तब शुरू करता है जब उसका तापमान 100 डिग्री पर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी द्रव जब उबलता है तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100। अब ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन, अब हमने पीछे बात की है कि जो पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं, तो कोई पदार्थ जब अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही ठोस अवस्था में सीधे ही गैस, मतलब द्रव ठोस अवस्था से सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाए। अब हम ये बात तो जानते हैं कि ठोस पहले द्रव बनाएगा फिर वो गैस बनेगा, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ही ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम इस प्रोसेस को, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन क्या हुआ कि जब कोई भी ठोस पदार्थ सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अब दूसरा, पहला हमने जो केस पढ़ा वो टेम्परेचर था कि वो किस तरह, तापमान किस तरह किसी पदार्थ की अवस्था बदलने में सहायता करता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे बल, फोर्स। मतलब हम किसी भी ठोस, द्रव या गैस, कोई उसमें बल लगा रहे हैं। अब पानी के अंदर तो आप बल लगाते तो पानी तो ऊपर आ जाता है, ठोस पे बल लगाते तो ठोस अपना आकार नहीं बदलता। लेकिन जो गैस है, अगर उस पर बल लगाया जाता है तो उसके साथ क्या होता है? एग्जाम्पल लीजिए CO2 का। CO2 एक गैस है जिसे बल के द्वारा ठोस में परिवर्तित किया जाता है, जिसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। इसे ड्राई आइस बोलते हैं। CO2 का जो सॉलिड रूप होता है, ठोस रूप होता है, उसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। और वो सिर्फ बल के कारण होता है। गैस को जब स्पीडित किया जाता है, मतलब उसको अच्छी तरह उस पर दबाव बनाया जाता है, टेम्परेचर कम करके उसका दाब बढ़ा देते हैं, तो उसे हम शुष्क बर्फ कहते हैं।
अब देखिए यही जो आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं, इसमें हमें वो सारी क्रियाएं हैं जिनकी आगे उनका नाम भी दिया है कि ये अगर ये ठोस द्रव में कन्वर्ट होगा तो उसको संगलन बोलेंगे। अगर ठोस किस में बदल जाएगा, द्रव में, तो संगलन। अगर द्रव वापस ठोस बनता है तो जमन। संगलन मतलब पिघलना होता है, आप इसको पिघलना भी याद रख सकते हो। और इसी तरह जब द्रव से गैस बनती है तो वाष्पीकरण, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जब पानी को बहुत उबालते हैं तो जिस बर्तन या जिस प्लेट से पानी को ढका होता है तो उसको वो प्लेट गीली पड़ जाती है, तो वो गीले होने का मतलब क्या, वाष्प बाहर आना। और अब प्लेट को एरिया नहीं मिलता तो वो प्लेट पे इकट्ठे होकर ठंडे होकर फिर पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये द्रव से गैस, फिर जब गैस से वापस द्रव बनेगा तो संघनन। संघनन, गैस से द्रव बनेगा। और अगर ठोस से अगर सीधा गैस बन रहा है तो उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे, और अगर गैस से भी ठोस बन रहा है तो ये भी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। तो ये भी जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये भी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब आपने पढ़ा होगा, गर्मियों में हमें पता है हम गीले कपड़े जैसे ही पसीना आता है थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, तो क्या होता है, तो वाष्पीकरण क्या होता है, एक निश्चित तापमान पर पानी के कणों का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे गीले कपड़ों का धूप में सूखना, अब आज के दिनों में देख लीजिए कपड़े, आपके मम्मा कपड़े धोते हैं और जैसे तारों पे सुखाते 2 घंटे में वो सूख जाते हैं, क्योंकि जो सूरज की गर्मी है वो तापमान में वृद्धि कर देती है। तो एक ऐसा तापमान आता है जहाँ पर वो पानी, कपड़े के अंदर जो पानी के कण होते हैं वो वाष्पित हो जाते हैं, जैसे ही वो वाष्पित होना शुरू करते हैं कपड़ा सूखना शुरू कर देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। अब जस्ट अभी सर्दियाँ गई हैं तो हमें सबसे ज़्यादा सर्दियों में प्रॉब्लम क्या होती है कि कपड़े नहीं सूखते। आप बच्चे भी बहाने बनाते हैं, जब यूनिफॉर्म नहीं डालते तो जी गिल्ली थी। तो वाष्पीकरण को सबसे बड़ा कारक क्या है जो प्रभाव करता है, सतह का क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल अधिक होगा, जब सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाएगी, और जब अधिक होगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण भी अधिक हो जाएगा। तापमान में वृद्धि, अब अभी जैसे मैंने आपसे बात की कि सर्दियों में प्रॉब्लम आती है, कपड़े नहीं सूखते, क्योंकि उस टाइम तापमान बहुत ज़्यादा डाउन होता है। जितना कम तापमान होगा वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। लेकिन जब तापमान ज़्यादा होगा, सपोज इन दिनों में जब तापमान ज़्यादा होगा तो तापमान अधिक होने के कारण वाष्पीकरण भी अधिक हो जाएगा। और वायु की गति, अब कई बार क्या होता है कि गर्मी भी होती है, साथ में बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, तो जब जितनी तेज़ हवा चलेगी उसमें वाष्पीकरण की दर भी उतनी तेज़ होगी, और जितनी वाष्पीकरण की दर तेज़ होगी उतने ही कपड़े जल्दी से सूखेंगे। क्यों? क्योंकि वायु तेज होने से जल वाष्प उड़ जाते हैं और उनकी मात्रा वायु में घट जाती है, जिससे जब उनकी मात्रा वायु में घटती है तो आसानी से ड्राई हो जाते हैं। आगे वाष्पीकरण का मेन कारण क्या है। अब सपोज करो हम, आपको जब पसीना आता है तो आपको पसीने के बाद जो हवा लगती है वो ठंडी लगती है, तो ये ठंडक क्यों? तो किसी द्रव के कण वाष्पीकरण के कारण ऊर्जा के लिए आसपास के कणों से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। अब मान लीजिए कि जब वाष्पीकरण होता है जिस द्रव का, तो वाष्पीकरण होने के लिए उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो वो ऊर्जा क्या करते हैं, अपने आसपास जो सराउंडिंग में उनके कण होते हैं उनसे ले लेते हैं। तो जब उनसे ऊर्जा लेते हैं तो उनका अवशोषण हो जाता है, उनके अवशोषण के कारण ही शीतलता आती है, उनके अवशोषण होने के कारण ही शीतलता आती है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, घरों में ये चीज़ मिल भी जाती है आपको, एसीटोन। नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसको आप अपनी हथेली पे रखिए, जैसे ही आप हथेली पे रखोगे कुछ देर बाद देखोगे कि हथेली का वो हिस्सा हमें ठंडा लगता है, लेकिन वो जो एसीटोन है वो वहाँ से गायब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो द्रव से गैस में परिवर्तित हो गया, लेकिन वो जो इसकी कूलिंग क्यों दी, क्योंकि उस एसीटोन ने आसपास के जो वायु में कण थे उनसे ऊर्जा ले ली, और उनकी ऊर्जा लेकर वो वाष्पित हुआ, और जो ऊर्जा थी वो आपको कूलिंग का एहसास करवाती है। और इसी तरह घर में जो बड़े बड़े गांव में हमारे जो घर होते हैं उनमें क्या करते हैं, हर सुबह शाम को, जैसे आपकी मम्मी क्या करती है, वो कच्ची जगह पे मिट्टी में पानी फेंक देती है, तो उससे क्या होता है, एक तो सेंधी सी खुशबू आती है, दूसरा हमें वो आसपास के लिए ठंडा लगने लग जाता है, ये भी वाष्पीकरण के कारण होता है। और इसी तरह कई बार कुछ लोग छतों पे भी पानी डालते हैं गर्मियों में, ताकि उनका जो रूम है वो ठंडा रहे। तो ये सारे वाष्पीकरण के ही उदाहरण हैं। आगे, गर्मियों में हम सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं। अब गर्मियों में हम सूती कपड़े प्रेफर करते हैं, इसका कारण क्या है
क्योंकि गर्मियों में जो हमें पसीना आता है वो पसीना ही हमें ठंडक का एहसास करवाता है। जैसे वाष्पीकरण के कारण पदार्थ के कण आसपास से, अब ये हम बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब वाष्पीकरण होना होता है तो पदार्थ के कणों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? उनके आसपास से। वो अपने आसपास से ऊर्जा लेकर वाष्पित तो हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी खुद की ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसका प्रयोग वो वाष्प होने में या अपने वाष्प को बनाने में करते हैं। तो जो उनकी ऊष्मीय ऊर्जा जब यूज़ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? हमें ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि उनकी जो गुप्त ऊष्मा उनके अंदर होती है वो वाष्प बनाने में यूज़ हो जाती है। इसी तरह जैसे बर्फीले जल से भरे गिलास, अब क्या है, जो बिल्कुल ठंडा बर्फ़ वाला पानी है, जब आप उसे गिलास में भरते हो, चाहे स्टील के गिलास में, तो आपने देखा होगा कि गिलास बाहर से भी गीला हो जाता है। तो उसके जो गिलास की बाहरी सतह है वो भी जल की बूंदों में, मतलब उसकी बाहरी सतह पे हमें जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं? ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है, आप घर पे भी करके देख सकते हैं। तो वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, जो आसपास के कण हैं उनकी ऊर्जा कम हो जाती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा वाष्प बनाने में चली जाती है और वे द्रव अवस्था में बदलकर गिलास की बाहरी सतह पर चिपक जाते हैं। आसपास के कणों की ऊर्जा है वो वाष्प बनाने में प्रयोग हो जाती है और वो सिर्फ द्रव में बदलकर उस गिलास की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे हमें कोई भी जो ठंडी चीज़ है जब उसे किसी बर्तन में डाला जाता है तो बर्तन बाहर से भी गीला हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था बच्चे, और ये कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह पढ़ेंगे इसे और समझेंगे। धन्यवाद।